माननीय सांसद जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हरियाणा के रोचक किस्सों के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आपने पिछले दो हमारे जो किस्से रहे उसमें बताया कि किस प्रकार से 79 और 82 में किस प्रकार से माननीय भजन लाल जी किस प्रकार से बिना बहुमत होते हुए भी मुख्यमंत्री बने हरियाणा के 2 बार। तो क्या इन तरह की घटनाओं से जुड़ी और भी कोई रोचक कोई किस्सा माननीय भजन लाल जी के संदर्भ में आपके पास है? तो कृपया हमारे जितने भी व्यूअर हैं उनके लिए आप कृपया आप उस किस्से को बताने का कष्ट करें। देखिए, वैसे तो आज चौधरी भजनलाल हमारे बीच में नहीं है और हरियाणा के 12.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और एक ज़मीनी स्तर के नेता थे। उन्होंने पंचायत के मेंबर से शुरू करके और मुख्यमंत्री और केंद्र में कृषि मंत्री तक की कुर्सी तक वो गए और अपने जीवन में एक ही बार एक ही चुनाव हारे, कभी कोई चुनाव हारे नहीं। तो उनकी अपनी एक क्वालिटी थी। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। कोई ऐसी बात तो कोई नहीं है हमारे दिमाग में। लेकिन मैं चौधरी बंसीलाल से जैसा मैंने एक बार सुना था उसी में की मैं चर्चा करूंगा। आज चौधरी बंसीलाल भी हमारे बीच में नहीं है, वो भी भगवान को प्यारे हो चुके हैं। चौधरी भजनलाल भी नहीं है, लेकिन चलो चौधरी भजनलाल की जयंती है, परसों ही थी जयंती और मेरा भी मन है चलो उनके बारे में एक विशेष बात मेरे ध्यान में आ गई। चौधरी बंसीलाल ने मुझे बताया था, बात 1986 की है। हरियाणा में कांग्रेस का ग्राफ काफ़ी गिर चुका था, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे और चौधरी देवीलाल ने एसओएल समझौते के बाद हरियाणा की जनता को इतना आंदोलित कर दिया था कि कांग्रेस के लोगों का गांव में घुसना तक दुश्वार हो गया था। ऐसे में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के दिमाग में हरियाणा का नेतृत्व बदलने की बात आई कि अगर कुछ चुनाव में परिणाम आ सकता है तो नेतृत्व बदलने के बाद ही आ सकता है। और चौधरी बंसीलाल को इसके लिए राजीव गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, जैसा चौधरी बंसीलाल बताते थे, उनको बुलाया कि चौधरी साहब हम आपको हरियाणा का बागडोर सौंपना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की बागडोर, और आप एक बार हरियाणा संभालो। तो चौधरी बंसीलाल बताते थे कि एक बार मैंने मना किया, भाई स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है और मैं नहीं समझता कि कांग्रेस कोई अच्छा प्रदर्शन कर सकेगी चुनाव में, सफाया निश्चित है। लेकिन राजीव गांधी ने जोर दिया तो चौधरी बंसीलाल बताते थे कि मैंने 2-3 शर्तों के साथ मुख्यमंत्री बनना मंजूर कर लिया। वो शर्तें उन्होंने बताई। ये 87 से पहले वाले चुनाव की बात आप कर रहे हैं? नहीं, ये 87 के चुनाव की बात है। मतलब 86 में एक साल पहले नेतृत्व परिवर्तन हरियाणा में हो गया था। जी जी। तो जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 शर्तें लगाई। मुख्य रूप में 2 ये थी कि एक तो मैं सारी की सारी टिकटें खुद बांटूंगा, जब चुनाव का समय आएगा तो सारे फैसले मैं करूंगा, उसमें चौधरी भजनलाल की कोई दखलंदाजी नहीं होगी, वो मीटिंग में नहीं बैठेंगे। अगर ये शर्त मंजूर हो तो मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। दूसरी शर्त उन्होंने लगाई कि राज्यसभा की 2 सीट खाली होने वाली थी और उन्होंने कहा कि दोनों सीटें मैं अपने ढंग से दूंगा। और उन्होंने बता भी दिया राजीव गांधी जी को कि एक तो मैं अपने बेटे के लिए, सुरेंद्र के लिए चाहता हूँ, और एक एससी दलित नेता थे चौधरी श्यामचंद जी, जो बड़ौदा हल्के से चुनाव लड़ते थे, गुहाना के नज़दीक लाठ गांव के रहने वाले थे। तो कहने लगे एक मैं चौधरी श्यामचंद को देना चाहता हूँ, राज्यसभा की 2 सीटें मैं दूंगा, ये मेरी शर्तें मंजूर हों तो आप ठीक है, मैं मुख्यमंत्री का पद संभाल लेता हूँ, अन्यथा मैं नहीं संभालूंगा। तो राजीव गांधी ने उनकी दोनों शर्तें मान ली कि ठीक है, राज्यसभा का भी आप जो भी कैंडिडेट दोगे हम उसी के ऊपर मोहर लगा देंगे और टिकटें भी आपके कहने से देंगे। राज्यसभा के चुनाव आए और चौधरी बंसीलाल ने दोनों नाम राजीव गांधी जी को दे दिए, एक चौधरी श्यामचंद का और एक उनके लड़के सुरेंद्र सिंह का। और सुबह जब अखबार में लिस्ट छपी तो सुरेंद्र सिंह और चौधरी भजनलाल की लिस्ट छपी। तो अब चौधरी बंसीलाल बड़े ये भी एकदम कैसे चेंज हो गया, कल तो मैं देख आया था और सारी बातें तय हो गई थी, मुख्यमंत्री बनने से पहले तय हो गई थी, फिर अचानक ये परिवर्तन कर दिया। तो उन्होंने राजीव गांधी से कांटेक्ट किया तो राजीव गांधी जी कहने लगे देखो चौधरी बंसीलाल जी, भजनलाल जी आए थे और उन्होंने कहा भाई मेरे को सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में रहना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि मैं मुख्यमंत्री था तो मेरे पास सिक्योरिटी थी, सारी थी, और मैं सिख समाज के हिट लिस्ट में हूँ, क्योंकि मैंने 1982 के गेम्स में जो एशियाड 82 गेम हुए थे, हरियाणा के रास्ते से कोई सरदार को मैंने नहीं आने दिया दिल्ली में, तो इस वजह से मैं उनकी हिट लिस्ट में हूँ। मेरे ऊपर कभी भी कोई ऐसा हमला हो सकता है, मेरी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मुझे दिल्ली में रहने के लिए जगह चाहिए। और ये मैंने सारा सब कुछ इंदिरा जी के कहने से ही किया था। तो अब मेरे ऊपर ऐसी जाति मत करो, मुझे राज्यसभा में ले लो ताकि मैं दिल्ली में सुरक्षित रहूं, और मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस के नज़दीक ही कोई निवास ऐसा दे दो जहां पर सिक्योरिटी वगैरह पूरी हो। तो उन्होंने बोला, मैंने इस वजह से उनको राज्यसभा में ले लिया, और रेस कोर्स रोड पर ही उनको कोठी मिली थी। अब तो सारा रेस कोर्स रोड प्रधानमंत्री की कोठी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। उस समय शायद उनके पास 7 रेस कोर्स ऐसी थी, रेस कोर्स रोड पर थी, मुझे ये ध्यान है। तो चौधरी बंसीलाल कहने लगे चलो ठीक है, लेकिन अगली शर्त एक बात तो सुन लो। कहने लगे क्या बात है बताओ, कि उनको मंत्रिमंडल में कम से कम मत लेना। तो राजीव गांधी कहने ठीक है, ये आपकी बात मान लेते हैं, मंत्रिमंडल में हम नहीं लेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद उनको कृषि मंत्री के अंदर में बढ़ा दिया। तो फिर बंसीलाल ने जिक्र किया, मतलब भाई बंसीलाल जी क्या करें, सीनियर नेता है, ऐसे बैठे बैठे तो अच्छा नहीं लगता। और उन्होंने काफ़ी अपील की कि जी मैं भी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, मंत्री रह गया आपका तो कुछ बिगाड़ने वाले हैं नहीं, केंद्र में उनकी सेवाएं लेंगे। फिर बंसीलाल जी चुप हो गए, और क्या करते। तो चौधरी बंसीलाल ने एक दिन बताया, बोला जिस दिन मीटिंग होनी थी टिकटों के ऊपर, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होनी थी प्रधानमंत्री निवास के ऊपर, तो राजीव गांधी जी ने रात को 12 बजे का समय दिया कि हरियाणा का रात को 12 बजे का समय है। हम चले गए, तो मैंने देखा चौधरी बंसीलाल भी वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, और मैंने राजीव गांधी जी को कहा भी वो अंदर नहीं बैठेंगे, अगर ये मेरी शर्त नहीं मंजूर होता मैं अभी उठ के चला जाता हूँ, फिर आप लोग ने जो कुछ करना है कर लेना, मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा। तो राजीव गांधी ने कहा नहीं, वो नहीं आएंगे अंदर, और डिस्कशन शुरू करो। तो डिस्कशन शुरू हो गया। बीच में 2-3 बार कॉफ़ी आई, तो कॉफ़ी लेने वाले के हाथ हर बार बंसीलाल की चिटाई कि मुझे मीटिंग में बुला लिया जाए, और मैंने उनको इनकार कर दिया कि मैं नहीं इस बात को अलाउ करूँगा। और सारा का सारा डिस्कशन 90 की 90 टिकटों के ऊपर हो गया, और फाइल क्लोज होगी, और उठने लगे तो राजीव गांधी कहने लगे तो बंसीलाल जी वो सारी रात के बैठे हैं वो बाहर, अब तो बुला लूँ, अब तो सारा डिस्कशन हो गया, फाइल क्लोज होगी, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मुझे क्या दिक्कत है। तो मैं कह के बाहर निकल गया, और वहाँ पर पंडित नवल किशोर कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उस समय वो कमरे में रह गए थे, राजीव गांधी से कुछ बात करनी होगी उनको, वो उनके पास खड़े थे, और बाकी सब बाहर आ गए थे, और चौधरी भजनलाल जी अंदर गए थे। तो कहने का मतलब 3 आदमी वो अंदर थे। तो थोड़ी सी देर में पंडित नवल किशोर जी भी बाहर आ गए, और पीएम हाउस का अंदर वाला जो गेट होता है और बाहर वाला, उसके बीच में प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियाँ होती हैं, वो सब वीवीआईपीज को बाहर वाले गेट तक छोड़ के आती हैं, वो मुश्किल से 1-1.5 मिनट का रन होता है। तो कहने लगे मेरे साथ पंडित नवल किशोर बैठ गए बाहर के गेट तक जाने के लिए, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी। तो पंडित नवल किशोर जी मुझे कहने लगे भाई बंसीलाल जी बंसीलाल का भी कोई मुकाबला नहीं। बोला क्या बात पंडित जी, बस बोला क्या बताऊँ। इतने में अगला गेट आ गया, चौधरी बंसीलाल उतर के अपने हरियाणा भवन आ गए, और नवल किशोर जी अपनी गाड़ी में बैठ के अपनी जगह चले गए। तो अगले दिन जब अखबार में लिस्ट आई तो उसमें दर्जनों टिकटें चेंज हुई थी, जो डिस्कशन हुआ था उसके बाद, डिस्कशन के बाद दर्जनों टिकटें चेंज थी। तो जो बंसीलाल बड़े हैरान हुए कि भाई सारा डिस्कशन हो गया, फाइल क्लोज होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिस्कशन हो गया, उसके बाद ये टिकटें इतनी चेंज कर दी। तो जो बंसीलाल बताते थे कि मैंने हरपाल सिंह जो टोहाना से एमएलए विधायक बनते थे और मंत्री भी थे, और मैंने उनको बुलाया, और मैं कहने लगा भाई हरपाल सिंह एक बार पंडित नवल किशोर के पास जा और उनसे पूछ कि ऐसा अंदर क्या हुआ कि इतनी टिकटें चेंज होगी। तो पंडित नवल किशोर जी ने जो हरपाल सिंह को बताया वो बहुत ही गजब का था, मैं उसको बात को कहना नहीं चाहता, लेकिन वो ड्रामा ऐसा था उसका थोड़ा मजनू कि चौधरी भजनलाल ने राजीव गांधी को इतना इमोशनल कर दिया कि राजीव गांधी रोने लग गया। अच्छा।
और उन्हें कहने लगा चौधरी साहब बस और मत बोलो, और मुझे आप बताओ क्या करवाना चाहते हो, मुझे आप किसको टिकट दिलवाना चाहते हो। जो कुछ उन्होंने कहा वो सारी बातें चौधरी बंसीलाल ने मुझे बताई थी कि ऐसे ऐसे उन्होंने किया अंदर, लेकिन वो बातें मैं अब नहीं कहना चाहता क्योंकि वो दोनों ही व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, इसलिए जी बिल्कुल। हाँ, इसलिए मैं उनको बातों नहीं कहता। लेकिन कुल मिला के बाहर ये मैसेज आया कि चौधरी बंसीलाल ने चाहे कितनी भी कोशिश की, भजनलाल आज भी कांग्रेस में ताकतवर हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिस्कशन के और फाइनलाइज के बावजूद भी वो इतनी टिकटें चेंज करवा गए और अपने समर्थकों को टिकटें दिलवा गए। तो ये बड़ा राजनीति के अंदर यही होता है कि अंदर क्या होता है, क्या किस तरीके से बातें होती हैं, क्या उन बातों को मैटर नहीं करता। बाहर जो रिजल्ट आता है उसी का लोग देखते हैं कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो सफल हो गया वो सफल है, वो किस तरीके से हुआ है, और राजनीति में इस बात के कोई मायने नहीं होते हैं। तो ऐसी ऐसी चौधरी बंसीलाल की काफ़ी ऐसी याद की बातें हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि वो साम दाम दंड भेद और जैसा भी उनको करना पड़ता वो हर पैंतरा इस्तेमाल करके और राजनीति में हमेशा सफल होते रहे, और अपने जीवन में उन्होंने अच्छी ऊंचाइयों को छुआ। एक आम परिवार में पैदा होके, साधारण से परिवार में पैदा होके, और एक छोटी सी जाति, छोटा सा समाज, बिश्नोई समाज बहुत नाम मात्र का है हरियाणा में, उसके बावजूद वो एक हरियाणा में काफ़ी बड़े सर्वमान्य नेता रहे और 12.5 साल के लगभग चीफ मिनिस्टर रहे प्रदेश के, और उन्होंने पंचायत के मेंबर से शुरू करके हिंदुस्तान के केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक की कुर्सियों को छुआ, उन्होंने उनके ऊपर सत्ता पाई। तो चलो, मैं आज चौधरी बंसीलाल की, क्योंकि परसों ही जयंती थी, मैं उनको अपनी तरफ से भी श्रद्धांजलि देता हूं उनकी जयंती पर। और बस आज मैं चौधरी बंसीलाल के ऊपर जो बातें थी, ये आज वो नहीं हमारे बीच में, आज मैं इस बात को समाप्त करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी आपका, और आगे भी हम इन किस्सों को लेकर के आप सबके सामने आते रहेंगे। आप सब जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा उसकी आपको अपडेट मिले, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। इसके लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको बेल आइकन को प्रेस करें। और जिनको हमारे वीडियो कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं वो कृपया करके अन्य दूसरे व्यक्तियों को भी इसको शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जितने भी ग्रुप हैं, फैमिली के ग्रुप हैं, उनमें शेयर करें, ताकि आप सबका ज्ञानवर्धन हो हरियाणा की राजनीति के रोचक किस्सों के रूप में। तो जल्द मिलते हैं आगामी किसी रोचक किस्से के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।